हेलो बच्चों, हम लोग आज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागतिकी और विविधता के सिद्धांत के एक नए लेक्चर में आए हैं। नए क्लास है ये। तो इसमें हम लोग आज समझेंगे कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, मतलब होता है वंशागतिकी के आणविक आधार के बारे में। इससे पहले जो भी चैप्टर हम लोग मतलब पढ़े हैं और इस चैप्टर में जो भी क्लास हम लोग अभी तक ले चुके हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें जाने हम लोग। जेनेटिक्स के सिद्धांत, जेनेटिक्स में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट यूजफुल होने वाली चीज़ें जो थी उसको सबको हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो हम लोग आज देखने वाले हैं इस चैप्टर में वो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब वंशानुक्रम का गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या था और किनके द्वारा इसको दिया गया था, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग कि क्या था कि मेंडल का कार्य अपरिचित क्यों रहा। तो मेंडल के कार्य के अपरिचित रहने के बहुत सारे रीजन थे, है ना। तो देखो क्या क्या था, इसको मैं प्रीवियस क्लास में बताया भी था कि क्यों कि क्या क्या रीजन थे। तो सबसे पहला रीजन देखो, संचार आसान नहीं था। मतलब जैसे आज के डेट में हम लोग कोई रिसर्च वगैरह होता है, कोई साइंटिस्ट के द्वारा या कोई भी चीज़ की खोज होती है, तुरंत पता चल जाता है सोशल मीडिया के थ्रू, है ना। या तो हम स्टेटस डाल के खुद बताते हैं लोगों को कि हाँ ये चीज़ मेरा अचीवमेंट है, ये चीज़ हुआ, यहाँ घूमने गए, ये चीज़ किए, ये सब चीज़ें को हम तुरंत बता सकते हैं। लेकिन उस टाइम में क्या नहीं था, संचार के साधन नहीं थे। दूसरा, उनका गणितीय दृष्टिकोण नया और अस्वीकार्य था। मतलब वो जो कैलकुलेशन करके बताते थे उसको वीडियोग्राफी वगैरह तो था नहीं, तो वो पूरे वीडियो के थ्रू सबको बता सकते थे। लेकिन तो क्या था, वहां पर वीडियोग्राफी वगैरह नहीं था, तो गणितीय दृष्टिकोण जो था वो उनके द्वारा जो कैलकुलेशन किया जाता था उसको उस टाइम के साइंटिस्ट लोगों के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है, उसके अलावा जिन कारकों के स्थिर और विभक्त डिस्क्रीट इकाइयों के रूप में अवधारणा निरंतर विविधता की व्याख्या नहीं कर सकी। मतलब वो कारकों के स्थिर कारक जो होते थे, जो लक्षणों को नियंत्रित करते थे, वो स्थिर होती है और डिस्क्रीट होती है। इन सब इकाइयों के बारे में वो निर्धारण नहीं कर सके, उसकी विविधता के बारे में भी व्याख्यान नहीं कर पाया। ठीक है, वे कारकों के अस्तित्व के लिए भौतिक प्रमाण नहीं दे सके। मतलब ये है कि कोई ना कोई कारक, लक्षण को निर्धारित करने के लिए कोई कारक होते हैं, ये बात तो बोलता था, लेकिन कारक क्या होते हैं उसको नहीं बता पाया। ठीक है, कारक कैसे होती है, कारक कैसे दिखती है, उन सब का भौतिक प्रमाण नहीं दे पाया। भौतिक प्रमाण का मतलब ये है कि बाहर से उसको बना के नहीं दिखा पाया कि इस टाइप के कारक होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या था, इसका ड्रॉबैक था। मतलब मेंडल के समय में ये सब चीज था, इसीलिए उसका कार्य बहुत सालों तक, है ना, क्या रहा, छिपा रहा। तो कितने सालों तक, लगभग तो 37 ईयर तक, मतलब उनके एक्सपेरिमेंट से लेकर जब दोबारा उसका रिसर्च हुआ तब तक का साल कितना था, 37 ईयर था। मतलब 37 सालों तक उसका कार्य छिपा रहा। ठीक है, तो मेंडल बोला कि है ना मेरा समय भी आएगा, कि कोई ना कोई है ना बताएगा, अपना टाइम आएगा वाला भी था, है ना ये। तो मेरा टाइम आएगा, मेरा समय आएगा करके बोल रहा है। और इसका सन वगैरह भी दिया है, कब हुआ था उसका जन्म और कब मृत्यु हुई, वो सब चीज के बारे में देखे। और रीमेंडलवाद के बारे में मैं पहले बता चुका हूं कि उसके खोज करने वाले जो और 3 साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, रीमेंडलिज्म दिया है ना। जैसे कि ह्यूगो डी वेरीज ने, कार्ल कोरेंस और एरिक वान सेरमार्क नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, 1900 के बाद में रीमेंडलिज्म दिया। तो देखो 1900 में डी वेरीज, कोरेंस और वान सेरमार्क ने स्वतंत्र रूप से मेंडल के परिणामों को फिर से खोजा। मतलब मेंडल जो रिसर्च करके गया था उसको प्रॉपर स्टडी किया, बताया कि मेंडल ने क्या क्या चीजें किया था और क्या क्या करके वो गया है, ये सब बातें को बताया किसने, इन तीनों साइंटिस्ट ने। ठीक है, इसमें आगे और देखते हैं हम लोग। तो हमारा आज का टॉपिक जो है मेन क्या आता है यहाँ पर, वंशागतिकी का गुणसूत्रीय सिद्धांत आता है। मतलब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले थोड़ा थ्योरी बचा हुआ था, जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में जो शुरुआत में मेंडल के द्वारा बताया गया था उसके बारे में हम लोग पढ़े। अभी हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, वंशागतिकी का गुणसूत्रीय सिद्धांत। ठीक है, मतलब यहाँ पर यह बताया गया कि गुणसूत्र भी जीन या क्रोमोसोम या बोल सकते कारक के जैसा ही बिहेव करती है, ये बात बताया गया था। किनके द्वारा, 2 साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया था। कौन कौन से साइंटिस्ट, एक होता है सटन और दूसरा कौन से, बावेरी। तो सटन, वाल्टर सटन और थियोडोर बावेरी नाम के साइंटिस्ट द्वारा 1902 में प्रस्तावित किया गया वंशागतिकी गुणसूत्रीय सिद्धांत। इसमें यह बताया गया कि उन्होंने कहा था कि गुणसूत्रों के जोड़े का बनना और अलग होना उनके द्वारा ले जाए जाने वाले कारकों के जोड़े के विसंयोजन, सेग्रीगेशन का कारण बनता है। मतलब यह है कि गुणसूत्र के जोड़े कब बनते हैं, जब क्रॉसिंग, जब वहां पर सेल डिवीजन होना रहता है, कुछ का विभाजन होना रहता है, उस टाइम में जोड़े बनते हैं। और जोड़े बनने के बाद में उनका अलग होना उनके द्वारा ले जाए जाने वाले कारकों के जोड़े के विसंयोजन का कारण बनता है। मतलब यह है कि क्रोमोसोम के अंदर में रहती जीन, यदि क्रोमोसोम अलग अलग होंगे, गुणसूत्र अलग होंगे, तो उनमें जो प्रेजेंट रहने वाले जीन भी क्या होगी,
अलग होगी, ठीक है, वो भी सेग्रीगेट हो जाते हैं। इसके आगे और देखें, सटन ने गुणसूत्री विसंयोजन को मेंडेलियन सिद्धांतों के साथ जोड़ा और इसे वंशागतिकी का गुणसूत्री सिद्धांत कहा। मतलब क्या किया सटन ने गुणसूत्री विसंयोजन को, मतलब ये है कि जिस प्रकार से एलील सेपरेट होते थे, जैसे मैं है ना बताया इससे पहले वाले क्लास में कि मान लो यहाँ पर कैपिटल ए नाम का एलील है, यहाँ पर स्मॉल ए नाम का एलील है, जब दोनों युग्मक बनते थे तो ये वाला जो गेमिट था इसमें ये वाला एलील आता था कैपिटल ए वाला, और दूसरा गेमिट जो बनता था उसमें स्मॉल ए वाला एलील आता था, मतलब दोनों सेग्रीगेट होते थे विसंयोजित। तो यहाँ पर भी वही बात हो रहा है क्या कि जब क्रोमोसोम सेपरेट रहेंगे, मतलब दोनों जोड़ी में रहेंगे क्रोमोसोम, तो ये भी क्या होती है, सेपरेट होती है। कुल मिलाकर बोला जाए कि पहले ये पता नहीं था कि क्रोमोसोम के ऊपर में ही तो जीन रहते हैं, क्योंकि जीन का सेग्रीगेशन जानते थे हम लोग लेकिन क्रोमोसोम का जानते नहीं था। तो क्रोमोसोम ने क्या किया, मतलब इन लोगों ने क्या किया कि क्रोमोसोम को भी बताया क्या कि सटन ने गुणसूत्री विसंयोजन को मेंडेलियन सिद्धांतों के साथ जोड़ा। मतलब मेंडेलियन सिद्धांत ये बोलता था कि दोनों कोई भी लक्षण जो होती है उसको नियंत्रित करने के लिए कारक होते हैं और कारक जोड़ों में पाए जाते हैं, वैसे ही गुणसूत्र भी क्या होते हैं, जोड़ों में पाए जाते हैं। इसीलिए दोनों को कंपैरिजन करके ये बताया कि क्रोमोसोम का गुणसूत्री सिद्धांत दिया गया, मतलब वंशागतिकी का गुणसूत्री सिद्धांत दिया गया किसके लिए, क्रोमोसोम के लिए दिया गया। तो हम यहाँ से देख सकते हैं सेल के अंदर क्रोमोसोम रहती है और वो भी सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन के समय ही बनती है ऐसे क्रोमोसोम, उसके पहले ये गुणसूत्री पदार्थ लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, ये तरल पदार्थ के रूप में, लेकिन जैसे संघनन होगा तो वो क्या बना देती है, क्रोमोसोम बनाते हैं, ठीक है। और इसी में क्या रहते हैं, डीएनए, डीएनए का ही पार्ट क्या होता है, जीन, और जीन के एकांतरित रूप ही क्या होते हैं, एलील्स होते हैं, जैसे कि कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, ये सब उसके जीन के क्या है, अल्टरनेटिंग रूप होते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा। इसके आगे और देखते हैं, पूरी बात को जानते हैं हम लोग, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की पूरी बात को यहाँ पर समझते हैं क्या क्या है। तो देखो गुणसूत्र वंशागतिकी के वाहन है, मतलब क्रोमोसोम जो होती है वो इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट करती है। मतलब ये हम तब पहले क्या बोलते थे कि कोई ना कोई जीन जो रहता है वो आनुवंशिक लक्षणों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये बोलते थे, और जीन ही एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में जाती थी। लेकिन गुणसूत्री सिद्धांत के अनुसार क्या बोल रहे हैं कि वंशागतिकी के वाहन होते हैं कौन, गुणसूत्र, गुणसूत्र जाएंगे तभी वंशागतिकी दिखेगी, ठीक है। लेकिन ये बात पहले किसके लिए था, जीन के लिए था, लेकिन चूंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, गुणसूत्री सिद्धांत, इसलिए ये बात किसके लिए आ गया, गुणसूत्र के लिए। आगे और देखें, दो समान गुणसूत्र एक समजात होमोलोगस जोड़ा बनाते हैं। मतलब ये है कि होमोलोगस क्रोमोसोम का दो समजात गुणसूत्र, मतलब ये है कि दोनों एक ही जैसे दिखाई देंगे, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 2n कंडीशन में, मतलब इन लोग द्विगुणित रहते हैं, ऐसे द्विगुणित जोड़ों में। और जाहिर सी बात है जो दो जोड़ों में है वो कभी ना कभी क्या होगा, जब गेमेट फॉर्मेशन करना होगा तो जोड़े क्या होंगे, पृथक होते हैं, ठीक है, अलग अलग होते हैं यही जोड़े। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके आगे और देखें, होमोलोगस पेयर ऑफ द क्रोमोसोम, ये पेयर में है ना, पेरेंटल होती है, और ये क्या है, मैटरनल है। रेप्लिकेशन के द्वारा देखो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, फिर से रेप्लिकेशन के द्वारा जब दोनों अलग हुई तो अपना अपना फिर से क्रोमोसोम बना दी, तो इसको सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ पेरेंटल क्रोमोसोम बोल रहे हैं, इसको भी सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ मैटरनल क्रोमोसोम बोल रहे हैं। मतलब मातृ कोशिका का ये सिस्टर क्रोमेटिड बनता है। मतलब ये है कि जब दोनों क्रोमोसोम अलग अलग होंगे, सेपरेट होंगे, तो इनके बीच में रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन होके ऐसा क्रोमोसोम बना देते हैं। ये डायग्राम से दिखाया गया है, लेकिन इसमें हम गुणसूत्री सिद्धांत में कुछ और चीज हम जानना चाहते हैं, तो उसके लिए देखो इधर, अ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जीन फॉर आई कलर, जीन फॉर एंजाइम ए, जीन फॉर साइटोक्रोम सी। देखो क्या है, ये दोनों जीन जो है आपस में पास पास में दिखाई दे रहे हैं, और ये वाला जीन जो है दूर में है। इसमें भी क्या है, दोनों पास पास में जीन है, और ये वाला जीन क्या है, दूर में दिखाई दे रहा है। तो ये वाला ये वाला जीन जो है, इसमें से आने वाले आई कलर और एंजाइम के जीन जो है, और जीन फॉर साइटोक्रोम सी के, ये मदर से आ रही है, यहाँ पर मदर से, और ये वाले इधर से आएंगे, कहाँ से, फादर से आएंगे। तो इसका जो मैकेनिज्म है, इसके नेक्स्ट वाले में देखते हैं कि क्या होती है इसमें। तो देखो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी से हम देख सकते हैं कैसे क्या होता है यहाँ पर। तो पहला लाइन हम पढ़ चुके हैं, गुणसूत्र वंशागतिकी के वाहन है। दूसरा, दो समान गुणसूत्र एक समजात होमोलोगस जोड़ा बनाते हैं। तीसरा, समजात जोड़े युग्मनज निर्माण के दौरान अलग हो जाते हैं। समजात जोड़े का मतलब वही चीज मैं बताया, समजात जोड़े हैं और युग्मनज बना रहे हैं। युग्मनज का मतलब होता है जाइगोट, तो जाइगोट बनाते हैं मतलब गैमेट है, युग्मक, युग्मनज नहीं, ये क्या है, गैमेट। गैमेट बनाते समय में क्या होती है, दोनों क्रोमोसोम अपना हाफ हाफ हो जाता है, मतलब ये 2n कंडीशन में है और इन लोग कौन से कंडीशन, n कंडीशन में है। तो यहां से देख सकते हैं, देखो क्या हो रहा है।
जब हम सेल साइकिल जानते हैं उसमें G1 G2 S ये सब फेजेस आते जाती है ना, G1 S G2 ये सब फेज आती है। तो देखो यहां से हम देख सकते हैं G1 फेज के बाद में, G1 फेज में ऐसे दिखाई दे रहा है क्रोमोसोम, और यहाँ पर ये दोनों जो है ना छोटा छोटा वाला ये क्या है, जीन है। ये पीला और ये जो ऑरेंज वाला दिखाई दे रहा है ना ये क्या है, क्रोमोसोम है। ये क्या है, ये भी क्रोमोसोम है, और ये क्या है, जीन है। ये भी जीन है और ये क्या है, क्रोमोसोम। ठीक है, अब देखो क्या होगा, एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए डबल हो जाती है। तो जब डीएनए डबल होगी तो क्रोमोसोम भी डबल होगा, तो क्रोमोसोम तो डबल होंगे, मतलब एक्चुअल में गुणसूत्र डबल नहीं होती, सिर्फ क्या होते हैं, डीएनए डबल होते हैं। क्रोमोसोम जो रहती है उतना उतना ही रहता है, लेकिन ये डीएनए डबल हो गए। देखो डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ और डीएनए डबल हो गए, ये डीएनए का ही पार्ट को दिखाया गया है। ठीक है, और डीएनए किसका हिस्सा होते हैं, क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम डबल नहीं होते, सिर्फ डीएनए ही क्या होते हैं, डबल। तो देखो यहाँ पर डबल डबल दिखाई दे रहा है, चार चार हो गए, ये दो दो थे जो चार हो गए। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइवेलेंट टेट्राड कंडीशन बोलते हैं, जो G2 स्टेज में दिखती है। उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस होती है। तो कैरियोकाइनेसिस में मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फेज आता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। तो यहाँ पर एनाफेज अवस्था को दिखाया गया है, क्यों, क्योंकि एनाफेज में ही दोनों क्रोमोसोम जो होती है ना उसके जो क्रोमेटिड रहते हैं वो सेपरेट होते हैं, तो सेपरेशन हो रहा है। देखो तो ये चार थे, चार लोग अब दो दो बनने वाले, तो देखो सेपरेशन दिखाई दे रहा है। तो मियोसिस सेकंड में सेपरेशन होगा, सेपरेशन होने के बाद में स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर हो जाती है यहाँ पर, और स्प्लिटिंग होगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग, सभी अलग अलग हो गए। तो जर्म सेल में एन एन कंडीशन में पहुंचे, मतलब जब जीन एन 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 टाइप का पहुंच रहा है तो क्रोमोसोम भी क्या है, एन 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 टाइप का पहुंच रहे हैं। मतलब ये बोला गया है कि जैसे जीन जाती है वैसे क्रोमोसोम भी जाते हैं। मतलब हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखे थे तो उसमें क्रोमोसोम को ही सेग्रीगेट कर रहे थे एक्चुअल में, लेकिन उस टाइम में हम लोग जीन के बारे में या फैक्टर के बारे में बोलते थे, जबकि यहाँ पर किसके बारे में बोल रहे हैं, क्रोमोसोम के बारे में। मतलब हम कंपेरिजन किए हैं कि क्रोमोसोम और जीन जो होती है ना सेपरेट जब होती है, तो सेपरेट होती तो उस टाइम में दोनों एक एक गैमेट को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग देखे थे। यहाँ से और भी देख सकते हैं, मेटाफेज फर्स्ट में ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसके बाद मेटाफेज सेकेंड, और उसके बाद गैमेट में अलग अलग दिखाई देती है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, एलिल्स का भी बताया है, कैपिटल ए है, इधर कैपिटल बी, इधर कैपिटल स्मॉल ए है, इधर स्मॉल बी। मेटाफेज सेकेंड के पश्चात में यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से कैपिटल ए इधर आ गया और कैपिटल बी इधर, इस वाले का कैपिटल ए इधर आ गया, कैपिटल बी इधर, मतलब यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। यहाँ पर भी क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर, मतलब जहां पर ए था अब यहाँ पर क्या हो गया, पेयरिंग में ए बी हो गया, यहाँ पर भी बी था जो क्या हो गया, ए और बी हो गया। मतलब गेमेट्स के अंदर में क्या होती है, सेग्रीगेशन होता है। मतलब जब तब तक ये दोनों दोस्त थे, जब एक ही में जुड़ा हुआ था क्रोमोसोम। अब क्या हो गया, जब गेमेट बना तो एक क्रोमोसोम का एक पेयर इधर आ गया, दूसरा पेयर इधर, इस क्रोमोसोम का एक पेयर इधर आ गया, दूसरा क्रोमोसोम इधर आ गया। तो एक पेयर इसका वाला यहाँ पर आया और इसका एक पेयर इधर आया, इसका एक पेयर इधर आ रहा है और इसका एक पेयर इधर आ रहा है। तो क्या हुआ कि गेमेट में वो अपने दोस्त को छोड़ना पड़ता है। मतलब एलील जो रहती है, दोनों दोस्त है और देखो आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब आपस में है एक दूसरे के सामने, लेकिन जैसे सेग्रीगेशन होगा ये वाला एलील अलग हो जाएगा, ये वाला एलील अलग हो जाती है। मतलब गुणसूत्री सिद्धांत में हम देखते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में देखते हैं कि एलील जो रहती है जोड़ों में पाई जाती है, लेकिन युग्मक निर्माण के समय में वो जोड़ा अलग अलग हो जाता है। क्यों, क्योंकि क्रोमोसोम खुद अलग हो जाता है, इसकी वजह से एलील भी अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कहानी है इसकी, है ना। तो इसके आगे और देखें, ठीक है, इसमें और देखते हैं ना। इसमें से हम लोग और पढ़े गुणसूत्री वंशागति के वाहन है, दो समान गुणसूत्र एक समजात जोड़ा बनाते हैं, समजात जोड़े युग्मक निर्माण के दौरान अलग हो जाते हैं, ये चीज हम देख चुके हैं। स्वतंत्र जोड़े स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं, ये लाइन का मीनिंग क्या होता है, स्वतंत्र जोड़े स्वतंत्र रूप से विसंयोजित होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग क्रोमोसोम के बारे में जानते हैं कि जब क्रोमोसोम गैमिड बनती है तो गैमिड बनने के समय में दोनों सेग्रीगेट होते हैं, जब एक दूसरे से अलग होते हैं, ऐसे पॉसिबिलिटीज रहती है दोनों अलग होने की। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग ये सब बात समझते हैं क्या, कि देखो इस वाले इस होमोलोगस क्रोमोसोम के पास में मान लो कैपिटल ए स्मॉल ए नाम का क्या था, एलील था, और इस वाले के पास में था कैपिटल बी और स्मॉल बी, ये था जोड़ी में। लेकिन ये जब एक में आएगा यहाँ पर ये वाला, तो यहाँ से कैपिटल ए और इधर कैपिटल बी वाला एलील आ जाएगा, और इधर दूसरा जब जोड़ा बनाएगा, दूसरा क्रोमोसोम इधर आएगा, तो उस टाइम में क्या होगा, स्मॉल ए और इधर स्मॉल बी हो गया।
ये दोनों तो भाई भाई थे, दोनों जोड़े में थे। कौन कौन से? कैपिटल ए और स्मॉल ए जोड़े में थे, कैपिटल बी स्मॉल बी क्या था? जोड़े में था, ऐसे था। लेकिन जैसे क्रोमोसोम सेपरेट हुआ, ये वाला जोड़ा, ये वाले जोड़े से ए वाला, कैपिटल ए वाला इधर आ गया और ये स्मॉल ए वाला दूसरे में चला गया। मतलब ये बोल रहा है कि स्वतंत्र जोड़े स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं। स्वतंत्र जोड़े का मतलब क्या? ये जोड़ा अलग था, ये वाला जोड़ा अलग, ये वाला जोड़ा अलग, दोनों स्वतंत्र था। और दोनों स्वतंत्र जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं। मतलब ये है कि इनके बीच में दरार पड़ेगा, इनके बीच में। स्वतंत्र जोड़ा स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं, मतलब ये दोनों स्वतंत्र जोड़ा था, अब ये दोनों क्या हो गए? स्वतंत्र रूप से अलग हो गए। मतलब ये है कि ये इसका भाई था तो इस दोनों को एक में जाना था, इन दोनों एक का दोनों भाई था तो दोनों को एक में जाना था, एलील को। लेकिन वैसा नहीं जाएगी, ये दोनों जो रहेंगे ना, ये दोनों, ये क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन की वजह से एक में आ गए, और ये दोनों जो थे उन लोग क्रोमोसोम सेग्रीगेशन की वजह से एक दूसरे में आ गए। जबकि इसको जाना चाहिए, दोनों जोड़ा एक साथ था तो इसको जाना चाहिए था एक ही में, लेकिन जाता किस में है? अलग अलग में जाता है। मतलब यही बात बोल रहे हैं यहाँ पर, स्वतंत्र जोड़े स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं। स्वतंत्र जोड़े का मतलब ये जोड़ा स्वतंत्र था, ये जोड़ा भी स्वतंत्र था, अलग अलग था मतलब। ठीक है, मतलब इन लोग ऐसे में पेयर बनाए रहते हैं, एक ही क्रोमोसोम के साथ पेयर नहीं बनाए हैं इन लोग। मतलब होना चाहिए था कैसे? यहाँ पर क्रोमोसोम है तो ये कैपिटल ए है तो यहाँ पर स्मॉल ए होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि एक ही है, या इसके पास में जब पेयरिंग रहता है तो यहाँ पर होंगे कैपिटल ए, ना कि यहाँ पर होंगे। ठीक है, क्योंकि एलील जो रहती है ना उसके सामने वाले, यहाँ पर हम जानते हैं और आगे पढ़ेंगे भी, यहाँ सेंट्रोमियर होता है। सेंट्रोमियर मतलब गुणसूत्र बिंदु होते हैं, तो जितने डिस्टेंस में ये वाला एलील रहता है उतने डिस्टेंस में ये वाला एलील भी रहता है। इसको सेंटीमॉर्गन में डिनोट करते हैं। मतलब इसका डिस्टेंस जब मेजर करते हैं एलील का, तो इस सेंट्रोमियर गुणसूत्र बिंदु से मेजर करते हैं, इसमें भी सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु से मेजर करते हैं। तो इसका जो पेयरिंग होता है वो ऐसे नहीं होता, ठीक है, क्रोमोसोम के जैसा ये होता है, ऐसे पेयरिंग करता है। ये एक जोड़ा ऐसे बनाएगा और दूसरा जोड़ा ए ऐसे बनाएगा, एलील का जोड़ा। तो वही बात बोला है कि स्वतंत्र जोड़े स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं। तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा कि इन दोनों जो जोड़े होंगे वो अपना अलग अलग है ना विसंयोजित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम जो लेके बैठा था वो अलग हो जाती है, ये भी क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। मतलब 2n कंडीशन में रहती है क्रोमोसोम, वो n बन जाती है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और ये दोनों जोड़ा जो आपस में ऐसा जोड़ा बनाए थे एलील, इनको भी अलग होना पड़ता है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से समझ आया होगा, है ना? ठीक है, नहीं आया तो वापस रिपीट करके देखना है इसको, है ना, कि क्या बोल रहा था मैं यहाँ पर, तो उससे समझ आ जाएगा। ठीक है, जीन गुणसूत्रों पर मौजूद होते हैं इसलिए वे समान व्यवहार दिखाते हैं। जीन किसमें प्रेजेंट रहते हैं? गुणसूत्र में ही प्रेजेंट रहते हैं जीन, तो क्या रहते हैं? समान व्यवहार दिखाएंगे। मतलब ये है कि गुणसूत्र का व्यवहार जैसा रहेगा जीन का व्यवहार भी वैसा रहेगा। और जोड़ के भी तो बताया था वैसे ही, क्या कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का मीनिंग ही वही था कि जिस हिसाब से कारक या जोड़े जैसा अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं ना, गुणसूत्र भी वैसे प्रदर्शित करेंगे। क्यों? क्योंकि गुणसूत्र में तो क्या रहते हैं? जीन ही रहते हैं। ठीक है, तो ये सब एनसीईआरटी का डायग्राम है ना। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम दिखा रहा है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब स्वतंत्र रूप से विसंयोजित होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। ठीक है, लेकिन नॉन डी जंक्शन के केस में क्या होता है? एक ही तरफ चले जाते हैं ये, है ना। एक बात बता चुका था कैसे ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन दोनों को जानना चाहिए एक ही तरह, मतलब अलग अलग में, लेकिन चले जाते हैं किसमें? एक ही में। जैसे मान लो एक पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम, तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन मतलब ये युग्मक निर्माण जब होगा तो जाना चाहिए दोनों को किसमें? एक एक में जाना चाहिए, लेकिन एक में ही पहुंच जाती है गैमेट युग्मक में, दूसरे वाले के पास में कुछ नहीं बचता। तो इसी की वजह से सिंड्रोम पैदा होते हैं, जैसे कि टर्नर सिंड्रोम वगैरह के बारे में जानते हैं, या डाउन सिंड्रोम के बारे में जानेंगे। ट्राइसोमी हो जाती है इसकी वजह से, है ना, जब 2x क्रोमोसोम चली जाती है तो उसमें तो अलग अलग सिंड्रोम पैदा होते हैं इन सबके केस में, सेग्रीगेट नहीं हो पाता। तो लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में यही बात बताया है क्रोमोसोम के लिए, जो बात हम लोग पहले जीन के लिए पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके आगे और देखते हैं। अगला है वंशागति की गुणसूत्री सिद्धांत में आप थॉमस हंट मॉर्गन की कहानी आती है, और इसको हम लोग फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोलते हैं। मतलब प्रायोगिक के जनक होते हैं, एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था इन्होंने। तो थॉमस हंट मॉर्गन ने फल मक्खियों, फ्रूट फ्लाई मतलब ड्रोसोफिला, जो डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं ड्रोसोफिला का, ड्रोसोफिला मेलेग्नोगेस्टर के साथ में वंशागति की गुणसूत्री सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए काम किया। मतलब थॉमस हंट मॉर्गन ने किस पर काम किया है? तो ड्रोसोफिला मेलेग्नोगेस्टर मतलब फ्रूट फ्लाई होती है, फल मक्खी, जिस पर काम किया, उसको मेटिंग कराते हुए दिखाया यहाँ पर कि मेटिंग ऐसे होती है, और मेटिंग करने के बाद में क्या क्या संतानें उत्पन्न कैसे होती है उसके बारे में दिखाया गया। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं हम लोग।
तो देखें, ड्रोसोफिला आनुवंशिक अध्ययन के लिए उपयुक्त सामग्री है, क्योंकि ड्रोसोफिला को ही चुनाव क्यों किया गया था थॉमस हंट मॉर्गन के द्वारा, उसको जानते हैं हम लोग। तो है ना, ऐसा आएगा कि क्वेश्चन के ड्रोसोफिला को ही का ही चुनाव क्यों किया गया। तो देखो, पहला क्या था, रीजन क्या था उसका ड्रोसोफिला को चुनाव करने का। पहला रीजन ये है कि वे साधारण कृत्रिम माध्यम पर विकसित हो सकते हैं। साधारण कृत्रिम माध्यम मतलब उसको इजिली ग्रोथ कराया जा सकता है कल्चर मीडियम में, ठीक है। दूसरा, कम पीढ़ी का समय, जीवन काल 12 से 14 दिन रहता है, तो जल्दी से ग्रोथ कर जाता है ये। 12 से 14 दिन के अंदर हमें उसका जीवन चक्र पूरे जानने को मिल जाता है कि उस जीवन चक्र में वो पूरा क्या करता है ये, ठीक है। प्रजनन पूरे वर्ष किया जा सकता है, मतलब ये है कि इसमें कोई प्रकार का सीजनल ब्रीडिंग नहीं होते, सीजनल ब्रीडर्स नहीं होते। उन लोग हर टाइम क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, हर समय संतति उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। प्रति संभोग सैकड़ों संतति, मतलब एक बार जब रिप्रोडक्शन मैटिंग होता है तो कई बहुत सारे ऑफस्प्रिंग जनरेट होते हैं, ठीक है। नर और मादा मक्खियों को आसानी से पहचाना जा सकता है। उदाहरण के लिए है ना, यहाँ पर देख सकते हैं नर मादा से छोटा होता है। मतलब ये है कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि मेल वाला ये है और फीमेल वाला ये, हम देख के बता सकते हैं कि मेल कौन है फीमेल कौन है। फीमेल वाली जो रहती है मादा वाली, वो मेल से क्या रहता है, बड़ा रहता है, ठीक है। तो याद रखना ये इसका ड्रोसोफिला में जैसे ह्यूमंस के अंदर में सेक्स डिटर्मिनेशन में एक्स वाई गुणसूत्र रहते हैं, वैसे ही इसके अंदर भी होता है। देखो इसमें एक्स एक्स है तो फीमेल है, एक्स वाई मतलब क्या है, मेल, मतलब मेल ड्रोसोफिला है ये, फीमेल ड्रोसोफिला मतलब फल मक्खी है ये। इसमें कई प्रकार की आनुवंशिक विभिन्नताएं होती है जिन्हें कम शक्ति वाले सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। मतलब इसके अंदर में ऐसे ऐसे वेरिएशन, ऐसे ऐसे है ना आनुवंशिक विभिन्नता दिखाई देगी जिसको हम लो पावर माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी खास बात क्या थी, कृत्रिम माध्यम में उगा सकते हैं, कम समय लगता है इसके पीढ़ी को देखने के लिए, प्रजनन पूरी साल भर कर सकती है, और एक बार मेटिंग से बहुत सारे संतान उत्पन्न होते हैं, आसानी से लाइट माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। नर और मधुमक्खी को, मादा मधुमक्खी को क्या कर सकते हैं, मक्खी को आसानी से पहचाना जा सकता है। तो ये बहुत सारे इसके सिम्टम्स है, इसकी वजह से इसको चुना गया था, ठीक है। तो यहाँ पर है ना अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके के है ना मीटिंग कराते हुए दिखाए हैं, है ना। तो अलग अलग डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग फ्रूट फ्लाई के बीच में यहाँ पर, ठीक है। इसके आगे और देखें, सहलग्नता और पुनर्संयोजन का मतलब होता है रिकॉम्बिनेशन। सहलग्नता जीन स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं दर्शाते हैं ना, स्वतंत्र अपव्यूहन का अपवाद होता है। मैं जब वहां पर बताया था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वहां पर लिखा था मैं अपवाद में सहलग्नता को, मतलब लिंकेज जो होती है स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं दर्शाती। सहलग्न जीन स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं दर्शाते। पुनर्संयोजन गैर जनक जीन संयोजनों का निर्माण है। पुनर्संयोजन स्वतंत्र अपव्यूहन या पारगमन क्रॉसिंग ओवर के कारण होती है। मतलब देखो, जो भी बात है इसको हम लोग जानने से पहले एक चीज जानना है कि सहलग्नता क्या है वो जानना है। तो सबसे पहले सहलग्नता के लिए लाइन याद रखना है, क्रॉसिंग ओवर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन, या इसको हिंदी में बोले तो पुनर्संयोजन बोलते, पुनर्संयोजन। ये वाले लाइन को तो हमें याद ही रहना चाहिए, है ना। सहलग्नता जो होती है, सहलग्नता वो क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर या बोला जाए पुनर्योजन। पुनर्संयोजन का क्या होता है, उल्टा होता है, विपरीत होता है। मतलब ये है कि लिंकेज यदि ज्यादा हो रहा है, लिंकेज ज्यादा हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। या रिकॉम्बिनेशन की बात करें तो रिकॉम्बिनेशन भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर का मतलब ही रिकॉम्बिनेशन है। मतलब क्रॉसिंग ओवर का मतलब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होती है ना। होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होती है, ये पेकाइटिन स्टेज में होती है सेल डिवीजन के टाइम में, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है क्या कि लिंकेज जो होती है ना, लिंकेज ज्यादा होने पर क्रॉसिंग ओवर क्या हो जाती है, कम, और रिकॉम्बिनेशन भी क्या हो जाती है, कम। तो ये दोनों को हमें जानना है। तो ये वाला लाइन हमें याद होना चाहिए, सहलग्नता क्रॉसिंग ओवर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पुनर्संयोजन के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो ये लाइन हमें क्लियर होना चाहिए। और ज्यादा जानना है तो सहलग्नता के बारे में और बात बता रहा हूं मैं, सहलग्नता क्या होती है। तो देखें सहलग्नता के बारे में कि एक ही क्रोमोसोम में उपस्थित समस्त जीनों का नेक्स्ट पीढ़ी में जाना ही संलग्नता है। मतलब ये है, मान लो कैपिटल ए है यहाँ पर कैपिटल बी है, यहाँ पर स्मॉल सी है, यहाँ पर स्मॉल ए है, और यहाँ पर है स्मॉल बी, और इधर क्या है, कैपिटल सी है, ठीक है। चूंकि हम एलील को ना सेम लेटर से डिनोट करते हैं, बात हमें पता होना चाहिए। हम चाहते तो यहाँ पर कैपिटल एक लिखे, यहाँ पर हम लोग है ना कैपिटल एम लिख सकते थे, स्मॉल एम लिख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं लिखेंगे हम लोग, हमारा गलत हो जाएगा वैसे में।
जिस हिसाब से हम लोग, मैं बताया कि 3 ही चीज पॉसिबिलिटीज है, जब हम एलिल लेंगे तो दोनों के एक समान लेंगे, या दोनों के हेट्रोजाइगस लेंगे, या ऐसा लेंगे। ये 3 कंडीशन के अलावा और कोई कंडीशन नहीं हो सकती एलिल्स के लिए, क्योंकि एक होमोलोगस क्रोमोसोम में सिर्फ 2 ही एलिल हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या हुआ कि क्रोमोसोम में क्या क्या चीजें होती है वो जानते हैं। तो सहलग्नता के बारे में एक परिभाषा है सहलग्नता का। सहलग्नता क्या होती है? तो सहलग्नता होती है एक गुणसूत्र में पाए जाने वाले, में प्रेजेंट लिख सकते हैं, प्लस एंटी मतलब प्रेजेंट, समस्त जीन का नेक्स्ट पीढ़ी में जाना, यही क्या कहलाता है? सहलग्नता कहलाता है। ठीक है, मतलब इसमें जब ये गेमिट बनाएगा तो एक गेमिट ऐसा बनेगा और दूसरा गेमिट ऐसा बनेगा। तो एक गेमिट में ऐसा क्रोमोसोम जाएगा जहां पर कैपिटल ए, कैपिटल बी और स्मॉल सी होगा, दूसरा गेमिट वो होगा जिसमें स्मॉल ए, स्मॉल बी और कैपिटल सी होगा। तो जब एक गुणसूत्र में उपस्थित जितने भी जीन है वो एक साथ जा रहे हैं और दूसरे में उपस्थित जीन भी एक साथ जा रहे हैं, मतलब इनके बीच में क्या नहीं हुआ है? इनके बीच में वो नहीं हुआ है, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाया। तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो 100% लिंकेज होती है यहाँ पर। मतलब जब क्रॉसिंग ओवर 0, CO 0, तो लिंकेज क्या हो जाती है? 100% हो जाती है। वही बात तो मैंने बताया यहाँ पर कि जब लिंकेज ज्यादा तो क्रॉसिंग ओवर कम हो जाती है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं रहता सभी में, है ना। कंप्लीट लिंकेज किसी किसी बस में होता है, कुछ जीवों में, बाकी सब में क्या होती है? रिकॉम्बिनेशन होती रहती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा। और इसको और हम लोग और जानते हैं हम लोग, ठीक है, इसके बारे में कि क्या चीजें हैं और, ठीक है, इसको समझते हैं। यहाँ पर समझते हैं लिंकेज। तो लिंकेज के लिए एक लाइन और लिख रहा हूं मैं, लिंकेज में इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो हम लोग बोल दिए क्रॉसिंग ओवर, या बोल सकते हैं हम लोग कौन? रिकॉम्बिनेशन को बोले। रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या? पुनर्योजन को बोले थे। लेकिन एक लाइन और जानेंगे हम लोग, क्या? कि यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन जीन को भी जानते हैं, मतलब दो जीनों की मध्य दूरी को भी जानेंगे, दो जीनों के मध्य दूरी। जैसे मान लो ये गुणसूत्र है ना, ये मतलब डीएनए है, इस डीएनए में यहाँ पर जीन है, यहाँ पर भी जीन है ना, और यहाँ पर भी जीन है। तो एक बात बताओ, जैसे मान लो ए जीन और बी जीन और सी जीन बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, ये दोनों का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस क्या है? कम। इन दोनों का डिस्टेंस क्या है? ज्यादा। डिस्टेंस ज्यादा है। और इन दोनों का तो और ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा। यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा का भी ज्यादा है, तो डबल ज्यादा है यहाँ पर। तो मतलब ए एंड बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है? कम। मतलब डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस मतलब दूरी क्या है? डिस्टेंस कम है। तो जब डिस्टेंस कम हो गया तो बताओ लिंकेज ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो इनके बीच में जो भी चीज होगी वो लिंकेज क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होती है। ठीक है, दूसरा बी एंड सी के बीच में क्या? थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया। डिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया। और जितना डिस्टेंस बढ़ा लिंकेज उतना ही क्या हो गया? कम हो गया। और तीसरा क्या है? ए एंड सी के बीच में डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस, तो यहां पर भी डिस्टेंस क्या है? बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो लिंकेज क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी। तो एक बात और याद रखना है, जब लिंकेज जब ज्यादा होती है तो लिंकेज ज्यादा होगी तो रिकॉम्बिनेशन क्या होंगे? रिकॉम्बिनेशन क्या होंगे? कम होंगे। रिकॉम्बिनेशन कम, क्यों कम? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर कम हुआ है। क्रॉसिंग ओवर कम हुआ तो पेरेंटल कैरेक्टर जो होंगे, मतलब पैतृक जैसा गुण, पेरेंटल कैरेक्टर मतलब पैतृक वाला जो गुण होगा, पेरेंटल कैरेक्टर, वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब लिंकेज होती है तो सभी के सभी जीन जो है ज्यादा जा रहे हैं एक ही पेरेंट से, तो पेरेंट से ज्यादा जाती है, इसलिए पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा हो जाती है। यहाँ पर लिंकेज क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पर। ये वाला जो रिलेशन जिसको पता है ना, बना देंगे हम लोग जितना ज्यादा। और यहाँ पर हम एक चीज और बोल सकते हैं, क्या? लिंकेज जब ज्यादा रहती है तो लिंकेज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन हम लोग दे सकते हैं किसके साथ में? पेरेंटल कैरेक्टर के साथ में। कैरेक्टर मतलब जो पैतृक गुण होंगे, लिंकेज जितना ज्यादा होगा पैतृक गुण भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि जीन क्या रहेंगे? लिंकेज में एक ही क्रोमोसोम से जाती है, किसमें? संततियों में, पैतृक से। तो मेरे ख्याल से पूरा बात समझ आया होगा, है ना। इसके आगे और देखते हैं हम लोग।
मॉर्गन ने लिंग संलग्न जीनों का अध्ययन करने के लिए ड्रोसोफिला में कई द्विसंकर क्रॉस कराए, है ना। तो इससे पहले वाले और जो डायग्राम था इसके बारे में हम लोग भी समझ सकते हैं यहाँ पर क्या कि देखो ये वाला जो जीन है ए और बी ये दोनों एलील है, ये बी और बी ये दोनों एलील है ना। ये क्या है होमोलोगस क्रोमोसोम है, उसके आसपास वाले लोग होते हैं एलील्स। टाइटली लिंक्ड है मतलब ये दोनों जुड़े हुए पास पास में दिखाई दे रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन जीन क्या है यहाँ पर, दो जीनों के मध्य दूरी कम है, कम दिखाई दे रहा है ना, दोनों जीन के बीच की दूरी कम है यहाँ पर। दूसरे वाले में देखना लूज्ड लिंकेज, मतलब देखो ये जीन और ये जीन के बीच में क्या है डिस्टेंस है, मतलब दूर है थोड़ा से। तो जब दूर होता है ये पास होंगे तब, तो पास होंगे तो अलग कहानी बनेगा और दूर रहेंगे तो अलग कहानी बनेगा। मतलब ये है कि जब दोनों पास पास में रहेंगे टाइट रहेगा, तो टाइट रहेगा तो हम लोग इसके लिए क्या बोलेंगे कि क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। मतलब जीनों का आदान प्रदान जो होता है ना यहाँ पर वो कम होती है, और जिसमें जब लूज होता है तो क्रॉसिंग ओवर क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है ना। और यही बात को मैं बताया यहाँ पर, है ना, कि जब क्रॉसिंग ओवर में डिस्टेंस कम रहती है तो लिंकेज ज्यादा हो जाती है, डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी तो लिंकेज कम हो जाती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा, है ना। इसके आगे और देखें, जब हम लोग संलग्नता पुनर्संयोजन रिकॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग मॉर्गन ने लिंग, जो मॉर्गन के द्वारा जो दिया गया एक्सपेरिमेंट था, प्रयोग था, उसको भी देखते हैं। मॉर्गन ने लिंग संलग्न जीनों का अध्ययन करने के लिए ड्रोसोफिला में कई द्विसंकर संकरण प्रयोग किया। उदाहरण देखो, संकरण 1, पीले शरीर वाली सफेद आंखों वाली मादा का और भूरे शरीर वाले लाल आंखों वाले नर वन्य जीव प्रकार Y+Y+, W+W+ लिया गया है। ठीक है, इनके बीच में कराया। दूसरे, सफेद आंखों वाली लघु पंखों वाली के साथ कराया और लाल आंखों वाले बड़े पंखों वाले वन्य जीव प्रकार के साथ में कराया। तो इससे क्या मिला उसको देखते हैं हम लोग। तो ये वाला डायग्राम सब लोग देखे होंगे, है ना, एनसीईआरटी में। तो देखने से तो कठिन लग रहा है, लेकिन इसको हम लोग इजिली तौर पर समझ सकते हैं। कैसे, तो देखो इधर ये देखो, ये फीमेल वाला ड्रोसोफिला है, फीमेल वाली ड्रोसोफिला और मेल वाला ड्रोसोफिला है। ठीक है, यहाँ पर पेरेंटल जो है येलो और व्हाइट कलर के दिखाई दे रहे हैं, येलो और व्हाइट, ये वाला व्हाइट है ना, ये वाला, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दिखाई दे रहा है इसका, वो येलो व्हाइट में वाले में क्या है, यहाँ पर पास पास में है। जबकि इस वाले में देखना, वाइल्ड वाले में, इसमें भी पास पास में है। इसमें इस क्रॉस में देखना, इस व्हाइट का इस मिनिएचर के सन में डिस्टेंस ज्यादा है। इस वाइल्ड टाइप में भी देखना, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। तो देखो इन दोनों के बीच में जब क्रॉस होगा तो ये दो पेयर में है, ये भी पेयर में है। तो पेयर में है तो इनसे जो बनेगा, तो ये फीमेल बनेगी, तो इसका ये वाला एक्स क्रोमोसोम है, ये वाई क्रोमोसोम है, क्योंकि मेल है ये। और इसमें क्या है, इस दोनों एक्स एक्स ही क्रोमोसोम है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं ड्रोसोफिला में ह्यूमन जैसा जीनोटाइप जीन प्रारूप रहते हैं, उसके हिसाब से उसका सेक्स डिटर्मिनेशन लिंग निर्धारण होता है। तो हम यहाँ पर देखें कि दोनों एक्स एक्स है, फीमेल है, एक्स वाई है तो क्या मेल। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, जब इनके बीच में क्या हुआ, नया जनरेशन आया, तो देखो इसका एक एक्स क्रोमोसोम वाला ये वाला आया और इसका इधर एक्स क्रोमोसोम वाला ये वाला है, वाइल्ड टाइप वाला आया। तो इससे क्या बनी, फीमेल। और इसमें देखो एक वाई क्रोमोसोम वाला आया और इधर से एक्स क्रोमोसोम आया, तो ये क्या बना, मेल। तो जब इसको देखने पर, है ना, जब हम देखे तो F1 जनरेशन को देखे तो क्या हुआ, पेरेंटल कैरेक्टर 98.7% दिखा। मतलब पेरेंट के जैसा दिख रहे थे, मतलब ये पेरेंट जैसा थे ना, येलो और वाइल्ड टाइप वाले वैसे ही दिख रहे थे इन लोग। मतलब ये है, देखो वाइल्ड टाइप ही दिख रहा है, वाइल्ड टाइप दिख रहे हैं, वाइल्ड टाइप वाला दिखा, और यहाँ पर येलो और व्हाइट टाइप का दिख रहा है, मतलब पेरेंटल जैसे ही दिखाई दे रहा है ये। क्यों, क्योंकि चार ही बनेंगे, चार संतति ही बन सकती है। तो देखो चार बन रहा है यहाँ पर, ये चार बना। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन का परसेंट क्या हो गया, कम। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं दो जीनों के मध्य दूरी यदि कम है, दो जीनों के मध्य यदि दूरी कम है, तो बताओ यहां पर लिंकेज क्या होगा, लिंकेज क्या होगा, ज्यादा होगा। डिस्टेंस बिटवीन जीन क्या है, कम, तो लिंकेज क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो लिंकेज ज्यादा और डिस्टेंस बिटवीन जीन क्या है यहाँ पर, कम। और जब लिंकेज ज्यादा होती है तो पेरेंटल कैरेक्टर भी 98.7% आया यहाँ पर। मतलब पेरेंटल कैरेक्टर का मतलब पैतृक के जैसा दिखाई दे रहा है। कितने परसेंट, 98.7% दिखाई दे रहा है, पेरेंट के जैसा दिखाई दे रहा है। किसके जैसा दिखाई दे रहा है, पेरेंट के जैसा। और इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन जो हुआ है, कितना हुआ, 1.3% ही हुआ है रिकॉम्बिनेशन। कितना परसेंट, 1.3% रिकॉम्बिनेशन हुआ। और उसको हम लोग सेल्फिंग वगैरह फिर से कराएंगे उन्हीं के साथ में, उन्हीं का, तो फिर से वही सब चीजें देखने को मिलेगा। मतलब पेरेंटल कैरेक्टर ही ज्यादा दिखेंगे। कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या है इसका, जब जीन क्या रहेंगे,
का डिस्टेंस, जब जीन का डिस्टेंस क्या रहेगा, कम, तो क्या होंगे, पेरेंटल कैरेक्टर, पेरेंटल कैरेक्टर क्या होंगे, कैरेक्टर ज्यादा आएंगे। तो पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि लिंकेज क्या हो रही है यहाँ पर ज्यादा, रिकॉम्बिनेशन क्या हो रही है यहाँ पर, रिकॉम्बिनेशन कम हो रही है, इसीलिए। दूसरे वाले क्रॉस को भी देख सकते हैं हम लोग, है ना, जो यहाँ पर बताया है ये वाले क्रॉस में संकरण 1, मतलब पहला जो क्रॉस था इनके बीच में था क्या क्या, पीले शरीर वाली का सफेद आंखों वाली मादा के साथ और भूरे शरीर वाले का लाल आंखें वाले नर के साथ में, ऐसा हम लोग क्रॉस कराए थे, तो यही वाला है ये। क्रॉस बी मतलब संकरण 2 में क्या कराए, तो संकरण 2 में देखना, यहाँ पर ये पेरेंट्स है फीमेल है, एक्स एक्स क्रोमोसोम ली हुई है और ये एक्स वाई क्रोमोसोम ली है मेल, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जब क्रॉस होगा तो इससे बनने वाली जो फीमेल रहेगी इसमें से एक क्रोमोसोम आएगा, इसमें से एक क्रोमोसोम एक्स वाला आएगा, तो एक्स वाला आ गया, एक्स वाला ये आया इधर से और ये एक्स वाला इधर से आया, इधर का एक एक्स इधर आया, एक वाई इधर आया, ठीक है। अब क्या है, इन दोनों है ना जीन के बीच में डिस्टेंस है, दोनों जीन के बीच में क्या है, डिस्टेंस। तो जब डिस्टेंस ज्यादा रहती है जीनों के मध्य तो क्या होता है, डिस्टेंस ज्यादा, है ना, तो डिस्टेंस ज्यादा तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस यहाँ पर क्या है ज्यादा, तो डिस्टेंस ज्यादा तो रिकॉम्बिनेशन भी क्या हो जाएगी ज्यादा, मतलब लिंकेज क्या हो जाएगा कम, मतलब लिंकेज कम, लिंकेज क्या हो जाएंगे कम, मतलब बोला जाए तो पेरेंटल कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, पेरेंटल कैरेक्टर मतलब पैतृक जो गुण होंगे वो क्या हो जाएंगे कम, क्योंकि पेरेंटल कैरेक्टर लिंकेज से सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो देखो यहाँ पर पेरेंटल कैरेक्टर जो है 100% था, वो कितने परसेंट हो गया, वो हो गया 62.8%, जबकि रिकॉम्बिनेशन 37.2% हो गया, मतलब रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन जीन क्या है यहाँ पर ज्यादा, मतलब दो जीनों के मध्य दूरी क्या है ज्यादा। जब दो जीनों के मध्य दूरी ज्यादा होती है तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होता है, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा तो पेरेंटल कैरेक्टर कम आएंगे, पेरेंटल कैरेक्टर कम आ रहा है मतलब क्या है, डिस्टेंस लिंकेज भी क्या है कम है, तभी पेरेंटल कैरेक्टर कम आ रहा है। सीधी से बोलने का मतलब ये है, लिंकेज का मतलब होता है जितने भी जीन प्रेजेंट रहते हैं ना क्रोमोसोम में, उस एक साथ नई पीढ़ी में चली जाती है, यदि लिंकेज ही कम हो गया तो कहाँ से नई पीढ़ी में चली जाएगी, समझ आया कि नहीं आया, तो ये बात हमें समझ आना चाहिए, ठीक है। तो ये डायग्राम यही है, तो देख सकते हैं दो जीनों का स्वतंत्र रूप से भी संयोजन नहीं हुआ और एफ टू अनुपात 9:, है ना 3:3:1 बना, 9:3:3 अनुपात में विचलित हो गया। जीन एक्स गुणसूत्र पर स्थित थे, जब दो जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं तो जनक जीन संयोजनों का अनुपात गैर जनक प्रकार की तुलना में बहुत अधिक था, यह संलग्नता के कारण है, मतलब वही बात मैं जो बताया हूँ उसको हिंदी में लिख के दिया है कि एक गुणसूत्र में उपस्थित समस्त जीनों का नेक्स्ट पीढ़ी में जाना साथ साथ जाना ही क्या है लिंकेज, और वो जो लिंकेज जब होती है तो एक्स गुणसूत्र में उपस्थित जो जीन रहते हैं उसके हिसाब से ज्यादातर दिखाई देती है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा ये, है ना, इसका आगे और देखते हैं। यहाँ पर भी देखें मार्गन के प्रयोग के प्रमुख निष्कर्ष वगैरह जो निकला था, सफेद आंख और पीले शरीर के जीन के बहुत कसकर संलग्न थे और केवल 1.3% ही रिकॉम्बिनेशन हुआ उनके बीच में, क्यों, क्योंकि दोनों जुड़े हुए थे, रिकॉम्बिनेशन कम हुआ। सफेद आंख और लघु पंख के जीन के शिथिल रूप से संलग्न थे, मतलब दूर दूर थे, तो इसीलिए इसमें रिकॉम्बिनेशन 37.2% हुआ है ना। कसकर संलग्न जीन कम पुनर्योजन दर्शाते हैं, शिथिल रूप से संलग्न जीन उच्च पुनर्योजन दिखाते हैं, मतलब वही बात मैं बोला कि जब डिस्टेंस ज्यादा होगी तो शिथिल है, रिलैक्स है, तो उनके बीच में क्या होंगे, उनके बीच में संलग्नता कम दिखाई देगी, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा तो संलग्नता कम होती है। तो वो वाला जो फार्मूला बताया मैंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला, उसको भी याद रखना है, ठीक है। इसके आगे और देखें, इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना, जहाँ से बनती है ना, जिसके बारे में जानना जरूरी है हमें। तो अल्फ्रेड स्टर्टीवेंट के बाद द्वारा जो एक, है ना, चीज बताया गया उसके बारे में भी जानते हैं कि अल्फ्रेड स्टर्टीवेंट जो था ये मॉर्गन का ही क्या था, शिष्य था। इसने क्या बताया, ने जीनों के बीच की दूरी को मापने और गुणसूत्र पर उनकी स्थिति को मानचित्रित करने के लिए जिन युग्मों के बीच पुनर्योजन आवृत्ति का उपयोग किया गया। आनुवंशिक मानचित्रों का उपयोग जीनोम के अनुक्रमण सीक्वेंस में शुरुआती बिंदु के रूप में किया गया, उदाहरण मानव जीनोम परियोजना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो इसको हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। तो देखो क्या होता है यहाँ पर कि अल्फ्रेड स्टर्टीवेट ने क्या बताया था, क्रोमोसोमल मैप बताया। क्रोमोसोमल मैप का मतलब होता है गुणसूत्रीय पैमाना, गुणसूत्रीय मैप या चित्र बोल सकते हैं इसको, है ना, मानचित्र।
तो गुणसूत्री मैप नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, किसने दिया था करके क्वेश्चन पूछा था, तो अल्फ्रेड स्टर्टीवेंट नाम के साइंटिस्ट ने गुणसूत्री मैप दिया था। क्या दिया था? गुणसूत्री मैप। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था गुणसूत्री मैप, वो भी जानते हैं हम लोग। तो देखो, हमें ये पता नहीं रहता कि जीन में मतलब डीएनए में जीन का सीक्वेंस कैसा रहता है। जैसे हम लोग अभी बोल देते हैं ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ऐसे जीन का सीक्वेंस है बोल देते हैं। लेकिन बोलने से हमारा नहीं होगा, यहाँ पर हमें करेक्ट बताना पड़ेगा कि ये सीक्वेंस ए बी सी डी है, यहाँ पर डी ई सी बी ई है, ए है, ऐसा हमें पता नहीं चलता। तो उनके बीच में जो रिकॉम्बिनेशन होती है ना, उसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग जानते हैं। जैसे देखो, जीन ऑफ बॉडी कलर के जीन और जीन ऑफ विंग साइज, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब उसमें डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं परसेंट से। किससे? परसेंट से। रिकॉम्बिनेशन परसेंट होती है 17% जीन, मतलब डिस्टेंस है इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन। जीन ऑफ आई कलर, जीन ऑफ विंग साइज, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 9% है। जीन ऑफ बॉडी कलर, जीन ऑफ आई कलर, इन दोनों के बीच में 8% है। मतलब इन दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में क्या है? डिस्टेंस क्या है? कम है। क्यों डिस्टेंस कम है? क्योंकि रिकॉम्बिनेशन कम है। रिकॉम्बिनेशन को हम जान गए, रिकॉम्बिनेशन के परसेंट को यदि हम जान गए तो हम जान जाएंगे कि डिस्टेंस क्या है। क्यों? क्योंकि रिकॉम्बिनेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है इन दोनों के बीच में 8% रिकॉम्बिनेशन है, तो इसका डिस्टेंस भी क्या हो गया? कम। तो डिस्टेंस जब कम हो जाती है तो लिंकेज क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो इसमें लिंकेज ज्यादा हो जाएंगे इन दोनों के केस में, ठीक है, इन दोनों के केस में। जबकि इन दोनों के केस में, इनके और इनके केस में डिस्टेंस क्या है? बहुत ज्यादा। तो डिस्टेंस ज्यादा, तो यहाँ पर देखो रिकॉम्बिनेशन का परसेंट भी ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा होती है तो रिकॉम्बिनेशन परसेंट भी ज्यादा होता है, लिंकेज क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा? डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस ज्यादा है, तो रिकॉम्बिनेशन क्या है? रिकॉम्बिनेशन वो भी ज्यादा है। और क्या हो गया? लिंकेज क्या है? वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कुल मिलाकर वो जो फार्मूला जिसको पता है ना, ये सब क्वेश्चन जो आएंगे वो सबको बना सकते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोमल मैप यही है ना, कि क्रोमोसोम पर या गुणसूत्र पर जो जीन का क्रम होता है उसको बताने के लिए किसके द्वारा दिया गया? गुणसूत्री मैप अल्फ्रेड स्टर्टीवेंट के द्वारा दिया गया। और एक जीन का डिस्टेंस दूसरे जीन के डिस्टेंस से, ये दूसरा जीन है ना, मान लो ये एक जीन है यहाँ पर और ये दूसरा जीन है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है, दूरी, उनको हम लोग सेंटीमॉर्गन से डिनोट करते हैं। सेंटीमॉर्गन, मॉर्गन मतलब बोला जाए कि क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम में यहाँ पर एक सेंट्रोमियर, एक गुणसूत्र बिंदु होते हैं, गुणसूत्र बिंदु। तो गुणसूत्र बिंदु से मान लो यहाँ पर है ना, ए एलील का जो डिस्टेंस है मान लो 5 सेंटीमॉर्गन है, तो यहाँ पर स्मॉल ए मान लो है एलील, दूसरा एलील इसी का, वहाँ उसका भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमॉर्गन ही हो जाएगा। तो सेंटीमॉर्गन जो होती है वो है ना, डिस्टेंस ऑफ एलील, डिस्टेंस ऑफ जीन बताने के लिए होती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा है ना इसके बारे में। इसके क्वेश्चन भी हम लोग इजिली तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चन वगैरह को सॉल्व करने का सबसे अच्छा ट्रिक है ना, सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस वाले है उसको पहले लेना है, उससे फिर कम वाले को, उससे फिर कम वाले को, ऐसे रिलेशन के साथ में हमें बताना रहता है कि क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोग जान रहे हैं ना, और इसके आगे और देखते हैं। अगला है सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब ये है कि लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है कोई भी जीवों का, कि मेल है कि फीमेल है, ये कैसे बताते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, लिंग निर्धारण क्या होती है, सेक्स डिटर्मिनेशन। तो देखो, ऑटोसोम और लिंग गुणसूत्र एलोजोम कहलाते हैं, है ना, एलोजोम। लिंग निर्धारण में शामिल गुणसूत्रों को लिंग गुणसूत्र एलोजोम कहा जाता है। इसमें एक्स और वाई गुणसूत्र शामिल होते हैं। ऑटोसोम लिंग गुणसूत्रों के अलावा अन्य गुणसूत्र है। ऑटोसोम की संख्या नर और मादा में समान होती है। जाहिर सी बात है, जैसे हम लोग ह्यूमन है, ह्यूमन में मेल फीमेल की बात करते हैं हम लोग, तो मेल और फीमेल की बात करेंगे तो ऑटोसोम क्रोमोसोम जो होती है, ऑटोसोम वो क्या रहती है? समान होती है। जैसे 2n क्रोमोसोम की बात करें नंबर ऑफ, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? ऑटोसोम क्रोमोसोम रहते हैं यहाँ पर 22 रहते हैं सभी में, मेल और फीमेल दोनों में। मतलब मेल में भी 22 रहेंगे और फीमेल में भी 22 ऑटोसोम रहेंगे। और इसके अलावा 22 के अलावा जो होती है एक्स एक्स रहेगी या तो फिर एक्स वाई रहेगी, तो इसमें रहेगा 22 प्लस एक्स वाई, और इसमें रहेंगे 22 प्लस एक्स एक्स क्रोमोसोम रहते हैं। मतलब ये है कि ऑटोसोम जो रहेगा 22 वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। ये क्या रहेगा? फिक्स, मेल और फीमेल दोनों में। जबकि ये वाला जो है इसको बोलते हैं हम लोग सेक्स क्रोमोसोम, या तो बोल सकते हैं लिंग गुणसूत्र। इस लिंग गुणसूत्र की वजह से ही सेक्स डिटर्मिनेशन होता है मेल और फीमेल का।
तो वही सब चीज़ हम लोग जानने वाले हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में 22 जो होती है क्या होती है, ऑटोसोम क्रोमोसोम है, जबकि सेक्स क्रोमोसोम XY है, मतलब मेल का बताया यहाँ पर। तो ठीक है, इसके आगे और देखते हैं इसमें, है ना, क्या होती है। और हाँ, यहाँ पर ये बात याद रखना कि हेनकिन नाम के जो साइंटिस्ट था ना, है ना, ये डेटा याद रखना है, और किसने किया है वो भी याद रखना है। हेनकिन नाम के साइंटिस्ट ने 1891 में कुछ कीड़ों में शुक्राणु जनन का अध्ययन किया और देखा कि 50% शुक्राणुओं को शुक्राणु जनन के बाद एक नाभिकीय संरचना प्राप्त हुई और अन्य 50% शुक्राणुओं को यह प्राप्त नहीं हुई। हेनकिंग ने इस संरचना को एक्स काय या एक्स बॉडी कहा। अब इसे एक्स गुणसूत्र कहा जाता है। मतलब शुरू में हेनकिंग नाम के साइंटिस्ट ने जब डिस्कवरी किया था तो बताया था एक चीज, क्या बताया कि इसने जब क्रोमोसोम का डिस्कवरी किया तो 50% जो क्रोमोसोम होती है वो क्या रहती है, एक जैसी दिखाई देती है, और 50% जो है दूसरी तरीके दिखाई देती है। उसको, है ना, इसने क्या नाम दिया, एक्स काय या एक्स बॉडी नाम दिया, एक्स बॉडी नाम दिया था। बाद में इसी गुणसूत्र को हम लोग एक्स क्रोमोसोम बोले। तो हेनकिंग नाम के साइंटिस्ट ने एक्स गुणसूत्र या एक्स बॉडी एक्स काय की खोज किया है ना। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, हेनकिंग नाम के साइंटिस्ट को। अब देखते हैं लिंग निर्धारण के अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग जीवों में अलग अलग टाइप से लिंग निर्धारण होती है। तो देखो मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में सबसे पहला देखते हैं हम लोग एक्स 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 नॉट टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन, दूसरा देखेंगे एक्स 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 वाई वाला, और तीसरा देखेंगे जेड 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 डब्ल्यू वाला मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, तो एक एक एग्जाम्पल दिखाया है। एक्स 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 नॉट वाला यहाँ पर टिड्डी का दिखाया है, यहाँ पर एक्स 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 वाई वाला दिखाया ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई का, और यहाँ पर जेड डब्ल्यू है ना, जेड 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 डब्ल्यू का दिखाया हेन में, मतलब पक्षी में, बर्ड्स में। तो इसके बारे में जानते हैं, अलग अलग है ना, सबके बारे में दिया गया है। तो पहला एक्स 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 नॉट वाले टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन देखते हैं। इसमें क्या होती है, देखो यहाँ नर विषम युग्मजी है, मतलब देखो याद रखना है नर विषम युग्मजी, अर्थात एक्स नॉट एक्स वाले युग्मक और एक्स रहित युग्मक, और मादा सम युग्मजी है अर्थात एक्स एक्स, सभी युग्मक एक्स गुणसूत्र वाले होते हैं, उदाहरण टिड्डा जैसे और कई कीड़े। देखो क्या होता है इसमें, मेल जो रहेगा वो है क्या रहेगा, हेट्रोगेमी। हेट्रोगेमी का मतलब ये है कि इसका जो ऑटोसोम क्रोमोसोम रहेंगे तो सेम रहेंगे, लेकिन जो लिंग को निर्धारित करने वाले जो क्रोमोसोम है वो क्या है, एक्स और एक्स नॉट है, मतलब एक्स वाले युग्मक है और एक्स रहित युग्मक दो है, ऐसे तो मेल बनता है। तो मेल जो टिड्डा होती है, ग्रास ऊपर टिड्डा, तो मेल टिड्डे में इस टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, इस टाइप के गुणसूत्र होते हैं, जबकि जो फीमेल रहती है तो फीमेल में तो क्या है, हेट्रोगेमी नहीं है, यहाँ पर क्या है, होमोगेमी। होमोगेमी का मतलब ये है दोनों एक्स क्रोमोसोम है इसमें, किसके अलावा, ऑटोसोम के अलावा। क्यों, क्योंकि ऑटोसोम तो सेक्स को निर्धारित नहीं करता, लिंग गुणसूत्र ही करता है। तो लिंग गुणसूत्र ये है, ये वाला लिंग गुणसूत्र यहाँ पर है। ठीक है, तो नर टिड्डे का नीट में वो क्वेश्चन है कि नर टिड्डे में कैसा टाइप का गुणसूत्र होता है, तो एक्स नॉट टाइप ऑफ गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं मेल टिड्डे में, है ना। और कई कीड़े जो होती है उसमें भी सेक्स डिटर्मिनेशन इसी टाइप का होता है, एक्स 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 नॉट टाइप की क्रिया विधि होती है उसमें। ठीक है, इसके आगे और देखें, दूसरा है एक्स 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 वाई क्रिया विधि, है ना, जो ह्यूमंस के अंदर में होती है, ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला के बारे में अभी बताया मैंने, है ना। देखो ये फीमेल है और ये मेल है, तो फीमेल में भी एक्स एक्स क्रोमोसोम रहते हैं और इसमें क्या रहते हैं, मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम है। सेम टू सेम कहानी किसकी है, मेल और फीमेल की ह्यूमन में, ये ह्यूमन मेल है, ह्यूमन फीमेल, तो इसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम है, इसमें एक्स वाई क्रोमोसोम, जिसकी वजह से फीमेल है, जिसकी वजह से क्या है, मेल। सेम कहानी इधर भी है, एक्स वाई की वजह से मेल ड्रोसोफिला है और एक्स एक्स की वजह से फीमेल ड्रोसोफिला। तो मतलब बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर मेल जो होती है वो मेल वाला जो क्रोमोसोम जो रहती है वो हेट्रोगेमी है, जबकि होमोगेमी कौन है, फीमेल वाला, होमोगेमी। होमोगेमी का मतलब ये है कि एक ही समान गुणसूत्र रहेंगे, जबकि इसमें क्या है, हेट्रोगेमी। हेट्रोगेमी में क्या होगा, गुणसूत्र जो रहेंगे, लिंग गुणसूत्र अलग अलग टाइप के दिखाई देते हैं, तो इसको भी हमें जानना है। तो एक्स 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 वाई टाइप की क्रिया विधि होती है ना, और ये सब चीज हम लोग जानते ही है। मानव और ड्रोसोफिला में, मानव को तो हमें समझ होना ही चाहिए। ठीक है, इसके आगे और देखें, अगला है थर्ड जेड 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 डब्ल्यू क्रिया विधि। तो देखो इसमें नर समयुग्मजी है, नर मतलब ये वाला, देखो ये पक्षी हेन का दिखाया है, तो देखो पक्षी में क्या होता है, ये वाला ऐसे टाइप का जो दिखाई देता है ना, यहाँ पर कई लोग मुर्गा मुर्गी में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते, तो ये जो है ना मुर्गा है, इस टाइप का जो पंख वाले ऐसे दिखाई देते हैं ना, वो मुर्गा रहता है। और इस टाइप का जो दिखाई देती है वो हेन जो है, बर्ड्स फीमेल होती है। तो जिसको पता नहीं रहा होगा वो आज देख के जान सकते हैं ना, ये कड़कनाथ मुर्गा है ये। ठीक है, तो इस मुर्गे का जो गुणसूत्र आता है जेड जेड वाला आता है, जबकि इस मुर्गी का जेड डब्ल्यू टाइप ऑफ गुणसूत्र, मतलब फीमेल क्या होती है यहाँ पर,
हेट्रोगेमी होती है। हेट्रोगेमी का मतलब ये होगा कि सेक्स डिटर्मिनेशन लिंग गुणसूत्र में दोनों अलग अलग दिखाई देंगे, जबकि होमोगेमी का मतलब क्या होता है, ये मेल वाला क्या रहते हैं, होमोगेमी। होमोगेमी, तो होमोगेमी में क्या होता है, होमोगेमी में सेम सेम टाइप के क्या बनते हैं, गुणसूत्र रहते हैं, लिंग गुणसूत्र। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स 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 नॉट एंड एक्स वाई मैकेनिज्म शो द मेल हेट्रोगेमी, जेड 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 डब्ल्यू मैकेनिज्म शो द फीमेल हेट्रोगेमी। मतलब इससे पहले जो हम तीनों पढ़े उसमें एक्स नॉट एक्स एक्स वाले और एक्स वाई एक्स एक्स वाले जो पढ़े वो उसमें मेल क्या रहते हैं, हेट्रोगेमी, जबकि यहाँ पर क्या होती है, फीमेल हेट्रोगेमी है, जबकि मेल क्या है, होमोगेमी। समझ आया कि नहीं आया? तो मेरे ख्याल से ये जो है जितने भी बात है तीनों के बारे में हम जो पढ़े है ना वो क्लियर हुआ होगा। इसके आगे और देखते हैं हम लोग। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होती है उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई फादर है, फादर का एक्स वाई क्रोमोसोम रहती है और मदर में दोनों एक्स एक्स क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। जब भी इससे जो बच्चे ऑफ स्प्रिंग जनरेट होते हैं है ना, उन लोग कैसे होते हैं, तो देखो जब इसका एक्स क्रोमोसोम एक एक्स क्रोमोसोम इसके एक्स क्रोमोसोम के साथ में आती है तो क्या बनती है, डॉटर, यानी कि वो फीमेल बनती है। और इसका एक्स क्रोमोसोम इसका वाई क्रोमोसोम इसके एक्स क्रोमोसोम के साथ में जब आएगी तो यहाँ पर मेल बनेगा, मतलब सन बनेंगे। इसका एक्स क्रोमोसोम इसके एक्स क्रोमोसोम के साथ आएगी तो यहाँ पर फीमेल बनेगा, और इसका वाई क्रोमोसोम इसके एक्स क्रोमोसोम के साथ में आएगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, मेल बनेगा। तो बोलने का मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है मेल एंड फीमेल होने की प्रोबेबिलिटी कितने परसेंट रहती है, 50% चांस रहती है। मतलब ये है कि 50% चांस है क्या होने की, मेल होने की, और 50% चांस है क्या, फीमेल होने की। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा ये। क्यों, क्योंकि क्रोमोसोम जो होती है वही निर्धारित करती है किसको, कि सेक्स डिटर्मिनेशन में उसको निर्धारित करेगी कि मेल का क्या होने वाला है और फीमेल का क्या होने वाला है। तो फादर वाला जब भी क्रोमोसोम आता है, एक्स आया कि वाई आया, वही निर्धारित करता है किसको, कि बच्चे का जो ऑफ स्प्रिंग का जो सेक्स डिटरमाइन होने वाला है वो कैसे होता है। ठीक है, तो कैसे होती है वो भी हम यहाँ पर देखो मैकेनिज्म से देख सकते हैं। 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम जब गेमिड बनती है तो हाफ हाफ हो जाती है, इसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस में भी पढ़े रहते हैं। 50% ऑफ स्पर्म एक्स क्रोमोसोम लिए रहता है, जबकि 50% वाई क्रोमोसोम लिए रहता है, तो 50-50% चांस रहते हैं। तो 44 प्लस 44 ऑटो क्रोमोसोम होते हैं और एक्स एक्स क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो ये दोनों मिलकर देखो ये फीमेल बनाती है, और ये देखो ये 44A प्लस एक्स वाई ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, मेल बनाते हैं। मतलब ये है कि जब लिंग निर्धारण होता है तो उसमें मेल का जो स्पर्म है उसमें आने वाले जो क्रोमोसोम है वही निर्धारित करते हैं कि गर्ल्स होने वाली है कि बॉयज होने वाले। तो यहाँ पर जो थ्योरी लिखा है उसको भी देख सकते हैं हम लोग। मानव में गुणसूत्रों के 23 जोड़े, 22 जोड़े ऑटोसोम प्लस 1 जोड़ा लिंग गुणसूत्र होते हैं। मादा में एक्स गुणसूत्रों का एक जोड़ा एक्स वाई मौजूद होता है, जबकि नर में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसको हमें जानना है। ठीक है, इसके आगे और देखें। शुक्राणु जनन के दौरान नर दो प्रकार के युग्मक उत्पन्न करते हैं, 50% एक्स और 50% वाई वाले। मादाएं केवल एक्स गुणसूत्र वाला अंडाणु उत्पन्न कर सकती है ना। तो हम लोग जानते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis में देखे रहते हैं कि मेल एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम दोनों क्या करता है, उत्पन्न करता है 50-50%, जबकि फीमेल के पास में सिर्फ एक्स ही क्रोमोसोम है। तो जब गैमिट या युग्मक बनाती है तो कौन सा, सिर्फ एक्स गुणसूत्र या एक्स क्रोमोसोम बनाते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर होना चाहिए है ना। इसके आगे और देखें। फीमेल में अंडाणु के एक्स या वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु के साथ निषेचित होने की समान संभावना होती है। शुक्राणु निर्धारित करता है कि संतति नर होगी या मादा। तो समाज में ऐसे प्रथा चलती है कि जिसके फीमेल फीमेल हो रहे हैं तो उसमें फीमेल का दोष है, तो फीमेल का दोष एक्चुअल में नहीं होता। तो मेल के जो स्पर्म की जो क्वालिटी है, जो एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम की, तो कौन सा क्रोमोसोम जो है जाके फर्टिलाइजेशन करती है, ओवम को निषेचित करती है, वो डिपेंड करता है कि आने वाला जो है ना नेक्स्ट जनरेशन है उसमें मेल बनने वाली है कि फीमेल बनने वाली है। तो यहाँ पर जो भी प्रथा चलता है उसके हिसाब से हमें नहीं चलना है। मेल के स्पर्म ही डिसाइड करते हैं कि है ना बॉय होने वाली है कि गर्ल्स होने वाली है। तो समाज में ऐसे स्त्रियों को दोष नहीं देना चाहिए, टेक्निकली बात करना चाहिए, जो एजुकेटर्स हैं या जो डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ना देखते हैं। ये सब हमारा एजुकेशन के अलावा और भी हमारे जो दैनिक जीवन में जो भी लोग रहते हैं उनको भी हमें इसके बारे में सचेत करते रहना चाहिए। ठीक है, इसके आगे और देखें। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण है ना, एक अलग से और टॉपिक है कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। तो उसमें देखो कैसे होगा वो जानते हैं हम लोग। तो ये क्या है, क्वीन। क्वीन
कौन से स्टेज में रहते हैं, 2n कंडीशन में रहते हैं, मतलब इसके पास में 32 क्रोमोसोम है। जब ये गुणसूत्र इसके क्या रहते हैं, हेप्लॉइड डिप्लॉइड कंडीशन में रहते हैं। डिप्लॉइड का मतलब ये है द्विगुणित, द्विगुणित अवस्था में रहती है कौन, क्वीन। और इसी के साथ में मेटिंग करने आता है कौन, ड्रोन, जिसके पास में n इज इक्वल टू कितने क्रोमोसोम है, 16। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जब मेटिंग होगा तो क्या बनेंगे, डिप्लॉइड बनेगा। क्यों, क्योंकि देखो इससे क्या बनने वाली है, इससे हेप्लॉइड क्रोमोसोम बनेंगे, है ना, इससे क्या बनेंगे, हेप्लॉइड एन, मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है, मियोसिस होगा। और मियोसिस होके बनेगी क्या, दो चीजें बनेगी, एक बनेगा, है ना, यहाँ पर हेप्लॉइड है, वर्कर हेप्लॉइड ये बने, और एक और हेप्लॉइड बना यहाँ पर हेप्लॉइड। ठीक है, ये ड्रोन है ना, एक इधर से ड्रोन बना रही है हेप्लॉइड कंडीशन में। ये वाले जो बना रहे हैं यहाँ पर देखो, है ना, इसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग, है ना, जो भी लिखा है उसके हिसाब से। इधर से ये क्वीन जो है डायरेक्टली एक ड्रोन बना रही है हेप्लॉइड कंडीशन में, क्यों, क्योंकि इनमें मियोसिस हुआ तो एक इधर बना और एक इधर, तो एक यहाँ पर n इज इक्वल टू 16 बना, इसके साथ में जब मेटिंग होगा तो n इज इक्वल टू 16 के साथ में, तो ये दोनों लोग मिलकर क्या बनाएंगे, 2n इज इक्वल टू 32 क्रोमोसोम वाले, मतलब ये डिप्लॉयड वर्कर्स बनाएंगे। ठीक है, ये ड्रोन बना रहा है इधर, और इधर क्या बना रहा है, वर्कर बना रहा है। और एक जो यहाँ पर जो बनती हुई दिखाई दे रही है वो फिर से क्या बनेगी, क्वीन बनेगी, क्वीन। ठीक है, ये बनेंगे वर्कर, तो मतलब ये जो दोनों है ये फीमेल है, ये भी क्या है, फीमेल, और ये क्या है, मेल है। मतलब मेल ड्रोन बनता है और फीमेल जो दोनों बन रही है वो क्या है, एक वर्कर बनेगी, एक क्वीन बनेगी। तो वर्कर कैसे बनती है, तो वर्कर बनती है ये बी ब्रेड खाने से, बी ब्रेड, बी ब्रेड के खाने से ये वर्कर बन जाएगी। जबकि ये खाती है रॉयल जेली, तो रॉयल जेली के खाने की वजह से क्या बन जाती है, क्वीन। और हर एक छत्ते में, मधुमक्खी के छत्ते में एक ही क्वीन होती है। क्वीन का एक ही काम होता है, अंडे देना। एक दिन में 20,000 तक अंडे दे सकती है, इतना तेजी से अंडे देने का काम करती है कौन, ये क्वीन। तो यहाँ पर ये जानना है कि क्वीन में डिप्लॉयड में जब मियोसिस होगा, जबकि इधर की ओर में पार्थिनोजेनेसिस से ये बनती है। पार्थिनोजेनेसिस मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन से बनते हैं ड्रोन, बिना निषेचन के ड्रोन बनती है यहाँ पर। जबकि इन लोग क्या है, निषेचन के थ्रू बनते हैं फीमेल्स। निषेचन होता हुआ दिखाई दे रहा है, ड्रोन के साथ में मीटिंग हुआ तो यहाँ पर निषेचन होकर दो बने। जबकि ये क्या हुआ, पार्थिनोजेनेसिस से बनती है, पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू बनती है ना, कौन, ये। तो यहाँ से हम देख सकते हैं पेरेंट में ये देखो 32 था, 16 हुआ, मेल बना ड्रोन यही, और एक और ये 16 बना था। इधर के जो है ना मेल से माइटोसिस द्वारा जो बने थे, है ना, एक क्रोमोसोम इधर से आया था, उसके साथ में ये दोनों मिल गए, ये दोनों मिले, तो इन दोनों के मिलने से फीमेल बन गई, जो 32 क्रोमोसोम वाले थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पढ़ भी सकते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द सेट ऑफ क्रोमोसोम एंड इंडिविजुअल रिसीव्ड फर्टिलाइज्ड एग डेवलप्ड एज अ फीमेल क्वीन और अ वर्कर। वही बताया, फर्टिलाइज्ड एग हुआ तो एक क्वीन बनी और एक क्या बनी, वर्कर बनी। एंड अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्ड एज अ मेल ड्रोन, इट इज कॉल्ड द पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस। तो वही बात बताया मैंने कि पार्थिनोजेनेसिस वही होती है जब बिना निषेचन के, निषेचन हुआ ही नहीं तो निषेचन नहीं हुआ तो निषेचन, बिना निषेचन के क्या बन जाते हैं, मेल ड्रोन बन जाते हैं। मतलब नर ड्रोन बन रहा है, नर बन रहा है ये। जबकि इन लोग क्या बन रहा है, दोनों मादा है, मतलब फीमेल है ये दोनों। तो उसमें से एक कौन है, वर्कर बनेगी, और दूसरा कौन बनेगी, क्वीन। तो डिपेंड करता है उसका खाना कौन है। यदि बी ब्रेड रहेगा तो खाना क्या रहेगा, इस वर्कर बनेगी, बी ब्रेड खा के रॉयल जेली रहेगा खाना, तो क्या बनेगी, क्वीन बनेगी। तो ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म बोलते हैं इसको, है ना, हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म। हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म, इसमें हनी बी में, मधुमक्खी में क्या होता है, लिंग निर्धारण होती है। तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म होती है यहाँ पर। ठीक है, तो जानना है ये सब चीजें। पार्थिनोजेनेसिस भी समझ आना चाहिए हमें। अनफर्टिलाइज्ड एग मतलब बिना निषेचन के जो बन जाती है उसी को हम लोग पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। हिंदी में बात करें तो अनिषेक जनन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, अनिषेक जनन। बिना निषेचन के क्या हो जाना, है ना, डेवलप हो जाना, मेल बन जाना, ड्रोन बन जाना यहाँ पर हो रहा है, तो उसे हम लोग पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। इसके आगे और देखें, ये सब बातों को, है ना, हिंदी में और बताएं। इसलिए मादा द्विगुणित 32 क्रोमोसोम वाली होती है, नर अगुणित और 16 क्रोमोसोम होती है। इसे अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण कहते हैं, मतलब हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म होती है। इस प्रणाली में नर माइटोसिस समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। उनका कोई पिता नहीं होता और इसलिए उनके कोई पुत्र नहीं हो सकते, इसलिए उनका एक दादा होता है और उनके पोते हो सकते हैं, है ना। तो इसको ना खुद ही समझ के बताना है कि क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। मतलब ये है कि ये ड्रोन जो है, ड्रोन के पास में n इज इक्वल टू
16 क्रोमोसोम है और एक क्वीन है, तो यहाँ पर 2n इज इक्वल टू 32 क्रोमोसोम है इसके पास में। और जैसे ही इसके पास में 32 है तो ये मियोसिस करेगा। क्यों? क्योंकि मियोसिस जो होती है हमेशा डिप्लॉयड में ही होती है, हैप्लॉयड में नहीं होती। जबकि हैप्लॉयड और डिप्लॉयड में जो होने वाली जो प्रोसेस होती है सेल डिवीजन के टाइम में, वो माइटोसिस होती है। तो देखो इधर से माइटोसिस हुआ तो यहाँ से एन यहाँ पर बना था, इसी एन के साथ में जब इसका फर्टिलाइजेशन होगा, इस एन का मियोसिस से जो एन बना था यहाँ पर, ये वाला एन, इन दोनों के बीच में जब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, है ना, फर्टिलाइजेशन, तो इसकी वजह से क्या बनते हैं, तो इसकी वजह से बनती है क्या, फीमेल ही बनती है। अब वो फीमेल जो होगी एक वर्कर बनेगी और दूसरा क्वीन बनती है ना। तभी ये बात बोला गया है कि इनके कोई पिता नहीं, इनका कोई पिता नहीं होता, इसलिए उनके कोई पुत्र भी नहीं होता, तो इनके कोई पुत्र ही नहीं हुए, है ना। सिर्फ निषेचन हुआ तो निषेचन से सिर्फ पुत्रियां पैदा हुई, ये निषेचन, ये बिना निषेचन के ही पुत्र पैदा हो गया, है कि नहीं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्या क्या, कि ये इसके क्या नहीं होते, इसके पुत्र नहीं होते, लेकिन उनके एक दादा होता है। तो इन लोग के, है ना, मतलब इसके जब नेक्स्ट जनरेशन आ जाएगा तो इसको दादा बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम जानते हैं, ब्लड डिप्लॉयड मैकेनिज्म। ठीक है, एक और टॉपिक है हमारा लास्ट, है ना, आज की क्लास का पार्ट नंबर 7 में हम लोग जानते हैं उत्परिवर्तन के बारे में, म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के बारे में हम लोग और डिटेल पढ़ते हैं 2 चैप्टर में, एक इवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं और एक हम लोग पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। वहां पर डिटेल से हमें अच्छा समझ आता है, लेकिन हम लोग इसके बारे में बेसिकली जानते हैं कुछ चीजों के बारे में कि म्यूटेशन क्या है। तो म्यूटेशन का मतलब देखो, यह डीएनए अनुक्रम में होने वाला एक अचानक वंशागत परिवर्तन है, जिसके परिणाम स्वरूप जीव के जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप में परिवर्तन होता है। पुनर्संयोजन और उत्परिवर्तन डीएनए में विभिन्नता पैदा करते हैं। जब मैं चैप्टर के शुरुआत में बताया था वंशागतिकी एवं विभिन्नता, तो विभिन्नता में बताया था 2 प्रकार के, कायिक विभिन्नता, दूसरा जन्निक विभिन्नता। तो जन्निक विभिन्नता में मैं फिर से बताया था 2 टाइप के होते हैं, एक होते कंटिन्यूअस, दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस वाली होती है क्रॉसिंग ओवर की वजह से, जबकि डिसकंटिन्यूअस होते हैं किसकी वजह से, म्यूटेशन की वजह से। तो वही म्यूटेशन है, पुनर्संयोजन उत्परिवर्तन डीएनए में विभिन्नता पैदा करती है, वही बात बता रहे हैं अपन। ठीक है, मतलब जीन के अनुक्रम में लगा अचानक से चेंज आ जाना क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। मान लो यहाँ पर GAATTC का अनुक्रम है, अब क्या हुआ, यहाँ पर कोई ना कोई म्यूटेजेंस आ गए, मतलब जो उत्परिवर्तन प्रेरित करते वो आ गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस C को बदल दिए, C की जगह में मान लो कर दिए ये G कर दिया, C की जगह में क्या कर दिया, G, तो म्यूटेशन हो गया। तो इससे जो बनने वाला एंजाइम था ये नहीं बन पाएगा, दूसरा एंजाइम बनेंगे इसकी जगह में। तो कुछ न कुछ चेंजेस आ जाते हैं, सडन चेंजेस आते हैं, अचानक से परिवर्तन आते हैं किसमें, जीन के अनुक्रम में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन एक्चुअल में है क्या, कि डीएनए के अनुक्रम में, डीएनए के सीक्वेंस में अचानक से चेंज आ जाना क्या कहलाता है ना। तो ये क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। और उत्परिवर्तन की आवृत्ति की बात करते हैं, 1 × 10⁶ आवृत्ति है अभी, उत्परिवर्तन की आवृत्ति इतनी है अभी। मतलब हर जीन हमारे अंदर 3.3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं, उसमें से 1 × 10⁶ आवृत्ति है अभी फिलहाल के डेट में। देखा जाए उत्परिवर्तन की आवृत्ति पूछा जाएगा तो ऐसा बता सकते हैं हम लोग। तो टाइप्स ऑफ उत्परिवर्तन देखते हैं, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन तो क्या क्या होती है, देखो, एक पॉइंट म्यूटेशन, दूसरा होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एक पॉइंट म्यूटेशन, दूसरा क्या है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो इन दोनों को देखते हैं हम लोग क्या होती है इन दोनों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बिंदु उत्परिवर्तन या पॉइंट म्यूटेशन के बारे में जानते हैं। तो क्या होता है, यह डीएनए के एकल क्षार युग में परिवर्तन के कारण होने वाला उत्परिवर्तन। उदाहरण सिकल सेल एनीमिया के बारे में सब लोग हम लोग जानते हैं, है ना, पढ़े रहते हैं सिकल सेल एनीमिया को। सिकल सेल एनीमिया जो होती है पॉइंट म्यूटेशन डिसऑर्डर होती है, मतलब डीएनए के सीक्वेंस में चेंज हो जाती है ना, एक चेंज हो जाता है उसको बोलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर TAAC TGCA GGC ऐसे दिया है, अब ये सब क्या है बोलोगे, तो ये सब क्या होती है, प्यूरिन और पायरिमिडिन होती है, पायरिमिडिन। मतलब ये प्यूरिन पायरिमिडिन है क्या, तो ये होती है नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार होते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्षार क्या होते हैं, तो नाइट्रोजन क्षार ये होते हैं जिसमें एमाइन ग्रुप रहता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेंगे और कार्बन, ये सब चीज समूह रहता है। तो ये नाइट्रोजन क्षार होते हैं, डीएनए 3 चीजों से मिलकर बना रहता है, नाइट्रोजन क्षार, शुगर और फास्फेट से। तो ये वाले नाइट्रोजन है, ये वाला मूलतः सीक्वेंस है डीएनए का। लेकिन बिंदु उत्परिवर्तन हुआ तो क्या हुआ, ये वाला C वाली जो जगह है वो चेंज हो गया। चूंकि ये जो रहते हैं ऐसे 3-3 के पेयर में ऐसे रहते हैं, 3-3 के पेयर बना के, अब यहाँ पर कोई चेंज हो गया, AC वाला चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिंदु उत्परिवर्तन एक ही चेंज हुआ, एक चेंज होने की वजह से 3 टाइप के बन सकते हैं, जैसे साइलेंट, नॉनसेंस, मिससेंस, इस टाइप के कोडॉन आ सकते हैं यहाँ पर। तो क्या होगा, डीएनए लेवल, mRNA लेवल और प्रोटीन लेवल। तो देखो इसमें जब एक चेंज हुआ तो उसकी वजह से बहुत सारे जो रेड रेड में दिखाई दे रहे हैं वो सब चेंज हो गए।
मतलब एक के चेंज होने से, एक नाइट्रोजन बेस के चेंज होने से बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन। और इसका एक सिंपल सा एग्जांपल याद रखना है, सिकल सेल एनीमिया को याद रखना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी। सिकल सेल एनीमिया क्या होती है, तो इसमें क्या होता है कि जो आरबीसी का जो शेप रहता है बाइकॉनकेव होता है, तो उसकी जगह में बदल के कैसे हो जाती है, सिकल्ड शेप हो जाती है, मतलब हंसियाकार हो जाती है वो, है ना, उसका शेप बदल जाता है। ठीक है, इसके आगे और देखें। अगला दूसरा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो इसमें क्या होता है, देखो, एक क्षार युग्मों का विलोपन या निवेशन है जिसके परिणाम स्वरूप डीएनए अनुक्रमों का विस्थापन होता है। डीएनए खंड की हानि, विलोपन या लाभ, निवेशन या द्वारा गुणसूत्रीय असामान्यता विपथन पैदा करता है। गुणसूत्रीय विपथन कैंसर कोशिकाओं में देखे जा सकते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं पॉइंट म्यूटेशन वर्सेस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखो, इसमें ऐसा टाइप का एक फ्रेम दिखा रहा है ना डीएनए का, तो नॉर्मल प्रोटीन प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, पॉइंट म्यूटेशन के चेंज होने की वजह से एबनॉर्मल बट स्टिल फंक्शनल प्रोटीन बन रहा है, यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा चेंज हुआ पॉइंट म्यूटेशन में, लेकिन फिर भी वही प्रोटीन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें क्या हुआ, फ्रेम शिफ्ट हो गया। फ्रेम शिफ्ट का मतलब ये होता है पूरे पूरे डीएनए का क्रम ही चेंज हो जाता है। जैसे ये डीएनए, तो यहाँ से ये जो वाला जो है पॉइंट गायब होके दूसरे जगह में चला जाएगा और दूसरा वाला इसमें आ जाएगा। तो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो विलोपन हो जाएगा, कट के निकल जाएगा, या तो एडिशन होता है। एडिशन मतलब आके जुड़ जाएगा। तो दो टाइप के म्यूटेशन हो सकते हैं। कैसे, इस डीएनए में जो भी सीक्वेंस है, इसमें से इतना वाला भाग टूट के अलग हो गया, इस डीएनए में जो भी सीक्वेंस है उसमें से क्या हुआ, उसमें आके जुड़ गया, या इसमें का कुछ भाग उसमें जुड़ गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर डिलेशन हो सकती है, मतलब विलोपन हो सकते हैं, या एडिशन या निवेशन भी हो सकता है, दोनों प्रकार से हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कौन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो इसमें विपथन पैदा होती है ना, मतलब देखो जैसे कि यहाँ पर नॉर्मल, सब्स्टिट्यूशन, इंसर्शन, डिलीशन, इन्वर्जन, ये सब चीज होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के है ना सिम्टम्स आ सकते हैं, तो इन सब की वजह से होता है ये सब। ठीक है, इसके आगे और देख सकते हैं हम लोग। उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन जन है ये, है ना, मतलब म्यूटाजन, जिसकी वजह से उत्परिवर्तन होते हैं उसको म्यूटाजन बोलते हैं। वे कारक होते हैं जो उत्परिवर्तन प्रेरित करते हैं। उत्परिवर्तन प्रेरित का मतलब सडन चेंजेस जो आती है डीएनए के अनुक्रमों में, वो जिनकी वजह से आती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन जन बोलते हैं, मतलब म्यूटाजेंस बोलते हैं। तो टाइप्स ऑफ म्यूटाजेंस की बात करें, दो टाइप की होती है यहाँ पर। कौन कौन सी, एक होती है भौतिक उत्परिवर्तन जन, दूसरा होता है रासायनिक उत्परिवर्तन जन। मतलब भौतिक का मतलब अल्ट्रावायलेट रेस, अल्फा बीटा गामा जो किरण होती है, एक्सरे किरण वगैरह जो होती है, रेस वगैरह जो होते हैं, उसकी वजह से जो उत्परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं हम लोग भौतिक उत्परिवर्तन जन। जबकि रासायनिक उत्परिवर्तन जन का मतलब होता है मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस का मतलब सरसों का जो तेल रहता है उसको, है ना, सरसों जब तेल को उबालते हैं, जब से अचार में डालने के लिए, तो उसमें जो गैस निकलती है ना, उसके आसपास नहीं जाना चाहिए, बहुत हानिकारक गैस है वो। रासायनिक उत्परिवर्तन जन होते हैं मस्टर्ड गैस, फिनॉल, फार्मेलिन, एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड, अमोनिया आदि। ये सब चीजें क्या होती है, रासायनिक उत्परिवर्तन जन होते हैं। जबकि ये क्या होती है, भौतिक उत्परिवर्तन जन। तो छांटने के लिए आएगा कि रासायनिक उत्परिवर्तन जन कौन है और ये कौन है, करके बता सकते हैं। जितने भी रेस या किरण वाले लोग हैं, उन लोग क्या है, भौतिक उत्परिवर्तन जन, और बाकी केमिकल वाले लोग क्या है, रासायनिक उत्परिवर्तन जन होते हैं। ठीक है, इसके आगे और देखें। ठीक है, तो ये उत्परिवर्तन वाले टॉपिक को हम लोग और भी पढ़ेंगे, है ना, जब चैप्टर में और आते जाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग है ना यहीं तक पढ़ते हैं। और आज के क्लास का हमारा ये जो पीडीएफ नोट्स चाहिए, यदि हमें नहीं बनाना है तो इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अननीड जोन क्लासेस, है ना, जो कवर्धा का है चैनल, उसको हम लोग क्या करेंगे, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना है, ताकि हमें ये फ्री में क्लासेस देखने को मिले, हमारा एक्सेस हमेशा होता रहे। ठीक है, थैंक यू।